हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें हम लोग देखिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो उसकी प्रकृति के आधार पर कई प्रकार की होती है, कई भागों में इसको बांटा गया है। जैसे आपको देखने को मिलेगा संयोजन या इसी को आप एडिशन रिएक्शन भी कह देते हैं, है ना। संयोजन या संश्लेषण भी कह सकते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन भी कह देते हैं। तो देखिए इसी में कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे ये तो अभी एक एग्जाम्पल हमने देखा, अभी ये की पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसको। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये वियोजन, देखें यहाँ वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आज ही हम लोग ये वैद्युत अपघटन, देखें यहाँ वैद्युत अपघटन क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया जिसे आप कहते हैं, है ना। विस्थापन अभिक्रिया यहाँ देखें, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। एकल विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हैं। इसके अलावा देखिए हम लोग आज ही देख लेंगे ये एक अभिक्रिया आपको देखने को मिल रही होगी, उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट इसी को आप कहते हैं, ठीक। इसके अलावा देखें यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया मिल रही है, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं पूरा डिटेल, ठीक, देख लेते हैं। देखिए यहाँ से विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, देखिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो है देखिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, योगात्मक भी इसे हिंदी में कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी इसे कहते हैं, जानते रहिए। तो संयोजन या योगात्मक या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से एकदम से वो भिन्न होते हैं, मतलब बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक। अब संयोजन अभिक्रिया जो है ये तत्वों के बीच या यौगिकों के बीच हो सकती है, या तो संयोजन तत्व के बीच में हो जाए या फिर यौगिक के बीच हो जाए। अभी आप जरा देखें, इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व आपस में सहयोग करके नए यौगिक की रचना करते हैं। भाई तत्व जैसे कार्बन है, अभी ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच अगर संयोग हो जाए तो कार्बन है ऑक्सीजन, कार्बन को तो यही संकेत है, ऑक्सीजन का O है बट ये O2 के रूप में एटमॉस्फेयर में होता है। तो ये आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। क्या बनाए, अब ये देखिए दोनों आपस में जुड़ करके एक यौगिक बनाया। तो कंबाइन का मतलब ही होता है, संयोग का मतलब ही होता है कि दोनों आपस में जुड़कर ये बनाए। अब कुछ लोग जैसे देखिए इसको ऐसे समझ भी सकते हैं आप, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, ऑक्सीजन की 2, तिरछा गुणा कर दें, क्या बना C2O4 बना, और ये 2 4 को काट देगा, 2 दूनी 4, तो CO2 बन गया इस तरीके से, ठीक है। ये कक्षा 9 में पढ़ें आप फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर यहाँ आपको रिएक्शन दिया गया है जो अभी आपको हमने बता दिया है, ठीक। दूसरा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच संयोग हो सकता है, मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन O2 इनके बीच संयोग, मैग्नीशियम को वायु
या ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण है। कोई पूछे एक अम्ल है, क्षार है, एक लवण है, तो धातु की ऑक्साइड, धातु है मैग्नीशियम और इसके साथ ऑक्सीजन है, तो धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षार होते हैं। क्या होंगे? क्षार। अब देखिए यहाँ संयोग हो गया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में मिल करके एक ही कंपाउंड बनाए। अब फार्मूला कैसे बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का? मैग्नीशियम के दो संयोजकता, इसकी भी दो, तो तिरछा आप गुणा करेंगे, ऑलरेडी दो दो कट जाएंगे, ये आप यहाँ ला करके काट दीजिए Mg2O2 करके, फिर 2 से कैंसिल होगा तो MgO बनेगा। क्या बनेगा? MgO। तो इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और यहाँ तो संतुलन किया गया है, ऑक्सीजन यहाँ दो था तो यहाँ दो लगाया गया तो मैग्नीशियम दो हो गया। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ संयोग हो गया। अब आप जरा देखें, इसको फिगर के माध्यम से भी यहाँ दर्शाया गया है। मैग्नीशियम के फीता का जलना, मैग्नीशियम फीता लिया गया और खुले जार में इसको जलाया गया, तो इसके चूर्ण, सफ़ेद चूर्ण जो है यहाँ पर इस तरीके से ये गिरे, तो मैग्नीशियम का वायु में जो जलना है ये भी क्या है? योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल आप देखें, थर्ड एग्जाम्पल, लोहा एवं गंधक के बीच संयोग। लौह चूर्ण यानी लोहे का चूर्ण और गंधक यानी सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर आयरन सल्फाइड यानी फेरस सल्फाइड बनता है। अब जैसे यहाँ आप देखें एक रिएक्शन, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फर गंधक को S से, तो ये Fe और S दोनों की दो दो संयोजकता, तो फेरस या आयरन सल्फाइड आप कह सकते हैं इसको, या फेरस सल्फाइड। तो यहाँ भी देखिए दोनों आपस में जुड़ करके एक ही यौगिक बनाया, तो ये योगात्मक अभिक्रिया कहा जाएगा। इसके अलावा और भी देखिए एग्जाम्पल ज़रा समझिए, एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोग हो सकता है। जैसे यहाँ तत्व आपका क्या है? ऑक्सीजन, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यौगिक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक है और ऑक्सीजन तत्व है, इसके बीच संयोग, ये आपस में ये जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। ठीक। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और ऑक्सीजन यानी O2, ये आपस में संयोग करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बना दिया। क्या बना? सल्फर ट्राईऑक्साइड। और इसी तरीके से देखिए वही वो जुड़ जाएगा उसके साथ, तो यहाँ ये इसको हम लोग कहेंगे कि ये कंबाइन कर लिए, अर्थात कम्बिनेशन रिएक्शन है। अब दो या अधिक यौगिकों के बीच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दो या अधिक यौगिकों के बीच यौगिक आपस में जुड़ेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को आप कली चूना कहते हैं, शुष्क चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी आप कहते हैं, या भखरा चूना भी कहते हैं, इसका निर्माण करता है तथा पर्याप्त ऊष्मा ये निकालता है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल ये संयोग करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। दोनों यौगिक इस बार जुड़े, तो इस तरीके से ये आपको मिलेगा। और यहाँ इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एग्जाम्पल देखें यहाँ। और इसके अलावा जैसे देखिए, अब यहाँ बहुत ज़्यादा अगर मात्रा, ये इम्पोर्टेंट बात थोड़ा समझना है, यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया, जिसे भखरा चूना कह देते हैं। इसका जलीय विलयन मकान की दीवारों पर सफ़ेद रंग की पुताई करने में इस्तेमाल किया जाता है। यह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके धीरे धीरे सफ़ेद यानी कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जिससे दीवार की चमक बढ़ जाती है। अब ऐसा देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कैल्शियम चेक करिए, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल में बदल जाता है। तो यही जब कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है तो पूरा एकदम आपको सफ़ेद देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ ये एग्जाम्पल ध्यान दें, ये इस एग्जाम्पल को आप मत ले लेना कि ये है संयोग या संयोजन या कम्बिनेशन रिएक्शन, ये नहीं है, ध्यान देना है।
ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल में नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का यौगिक है और जल भी यौगिक है। ये आपस में जुड़ करके H2SO4 यानी सल्फर ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब जिसे आप कहते हैं। ठीक, इस तरीके से योगात्मक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखें, इम्पोर्टेंट है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको समझिए। वियोजन, देखें, वियोजन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन अभिक्रिया भी आप कह देते हैं। अपघटन, वियोजन या अपघटन, डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, थोड़ा समझिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटित होना मतलब एक से टूटकर एक अगर कोई पदार्थ है वो टूट करके छोटे छोटे में अगर अलग हो गया, उसी को आप वियोजन या अपघटन कह देते हैं। ठीक, तो वही है यहाँ देखें, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया यह है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होगा या भिन्न होता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। संयोजन में जुड़कर बनता था और वियोजन या अपघटन में टूट कर, एक ही टूटेगा कई बनाएगा। और संयोग में क्या होता था? संयोजन में कई जुड़कर एक बनाते थे। तो ठीक उसी के अपोजिट है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया ठीक विपरीत होती है। यौगिक के वियोजन के परिणाम स्वरूप बने नए पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है जब वियोजन होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अगर अपघटन हो, आप यहाँ से समझिए, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ से देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में गर्म करेंगे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ चला जाएगा और यहाँ पर CO2 बचेगा। ठीक है, तो वही CO2 है और ये CaO। तो अब ये दोनों यौगिक बने, क्या है? दोनों यौगिक, ये भी यौगिक था, एक यौगिक से दो यौगिक देखिए बन गए। तो ये विघटित हो गया, अपघटित हो गया, वियोजित हो गया। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ आप देखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने लिया और यहाँ बर्नर की सहायता से, अब ये टंग आपने लिया है ना, टंग यानी कि आप टेस्ट ट्यूब टंग कह सकते हैं, परख नली को पकड़ने वाला। तो आपने लिया और उसके बाद क्या किए? हीट किए। हीट करेंगे तो चूने का जल यहाँ पर, यहाँ से अब देखें ये गैसें निकलेंगी, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ। तो इस तरीके से यहाँ से अगर कैल्शियम ऑक्साइड देखें, कैल्शियम ऑक्साइड अगर है और जल के साथ जब इसमें आप मिलाएंगे, जल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। ठीक, अगर ये रहेगा तो, ठीक है, अगर ये रहेगा तो जल के साथ मिलकर तब ये बनाएगा चूने का जल। ठीक है, इसको याद रखना है। अब पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको हीट करेंगे तो KCl और O2 ये बनेगा। ये सब देखिए एक ही पदार्थ से, कुछ लोग कहेंगे यहाँ दो है, दो लगा है, वो तो संतुलन के लिए लगा है, तो संतुलन के लिए लगा है। आप यौगिक देखिए, यौगिक जो है ये पोटेशियम क्लोरेट ही है ना, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो यहाँ लेकिन पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, और फिगर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। यहाँ बर्नर सहायता से जब आप इसको परख नली में लेकर के हीट करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर
और इसके अलावा आप यहाँ अपघटन देखिए, फेरस सल्फेट का भी देख सकते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4, इसका अपघटन देखिए इंटू 7S2 होता है। पहले तो हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, फिर FeSO4 देखिए, पहले जब आप इसको गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ से पूरा पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एक क्वथन नली में हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के रवे लेकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट का रवा जल वाष्पित होकर पहले तो निकल जाता है, जिससे फेरस सल्फेट का हरा रंग गायब हो जाता है। अब बाद में अनार्द्र मतलब आर्द्र नहीं होता है, FeSO4 जो शुष्क है वो अपघटित होकर भूरे रंग का ठोस फेरिक ऑक्साइड बनाता है तथा सल्फर डाई ऑक्साइड जो है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड ये गैसें प्राप्त होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह एक ऐसा मेटल का सल्फेट है जिसको गर्म करने पर दोनों गैसें मिलती हैं और दोनों ये अम्लीय गैसें हैं। कोई पूछे कौन सी गैसें हैं? अम्लीय गैसें। FeSO4 को हीट करेंगे तो Fe2O3, SO2 और SO3 दोनों ये गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और दोनों अम्लीय होते हैं। ये इसी को गर्म किया गया और इसको आप संतुलन कर लेंगे, ठीक है, संतुलन इसका आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि फेरस सल्फेट के रवे यानी FeSO4 और इसको जब आप हीट करते हैं तो ये SO2 और SO3 ये इसमें से दोनों अम्लीय गैसें होती हैं, ये निकलेंगी। अब सल्फर डाइऑक्साइड बनने के कारण क्वथन नली से निकलने वाली गैस में सल्फर के जलने जैसी गंध होती है। नोट एक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, अतः इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा के द्वारा आपने इसको ब्रेक किया, इसलिए ऊष्मीय अपघटन। कोई अभिक्रिया भी हो जाए तो जैसे अभी आप देखें ये HCl है, ठीक है, HCl, और इसको अगर आप सनलाइट में करते हैं, सूर्य के प्रकाश में, H2 और Cl2 में अगर ये टूटता है, H2Cl2 में, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। जी ऊष्मा के उपस्थिति में हुआ तो उसमें अपघटन, ठीक है, जिसकी उपस्थिति में होगा उसी से रिलेटेड उसका नाम पड़ जाता है। अब वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। वैद्युत अपघटन जरा देखिए, तो सिंपल सी बात है कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं और इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। धातु जो है वो कैथोड पर, ध्यान देना, धातु कहाँ? कैथोड पर, और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ये बहुत पूछता है, तो अभी इसका हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कौन सी गैस कहाँ किस तरीके से ये वैद्युत अपघटन है। ध्यान देना, जैसे NaCl पर विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करें, उदाहरण वही है द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड का अगर हम वैद्युत अपघटन कर रहे हैं तो ये सोडियम जो है कैथोड पर मिलेगा और एनोड पर क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। अब आपको याद रखना है, कैथोड जो होता है, कैथोड, ध्यान दें, कैथोड जो होता है हमेशा आपको यही याद रखना है ना कि जो एनोड होता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण, ठीक है। अभी जैसे एनोड है, आप इसमें Cl से Cl चेक करिए, Cl पर यहाँ पर कितना क्या है? -1 और यहाँ 0, तो ये क्या हुआ आप बताइए? यहाँ -1 से चार्ज कितना क्या बढ़ा घटा? घटा ना, घट गया, तो यहाँ क्या हो गया? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन, ठीक है, अपचयन। और अपचयन जो आपको देखने को मिल रहा है ये अपचयन यहाँ पर देखिए एनोड पर,
है ना। एनोड पर आपको क्या मिल रहा है, अपचयन। और यहाँ सोडियम जो देख रहे हैं, सोडियम यहाँ सोडियम पर कोई चार्ज है यहाँ, तो +1 है, +1 से यहाँ 0 हुआ, +1 से यहाँ 0 हुआ, +1 से 0 मतलब यहाँ बढ़ा, ध्यान दें उल्टा हो गया है। यहाँ देखिए -1 से, उल्टा बता दिया, सही कर लीजिए। -1 से यहाँ 0 हुआ है तो बढ़ा है, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, सॉरी, ये ऑक्सीकरण हुआ है, ध्यान देना, ऑक्सीकरण हुआ है। ये हमने अभी बता दिया था ऑप्शन, ऑक्सीकरण, क्योंकि -1 से बड़ा है 0, तो ये ऑक्सीकरण यहाँ हुआ। ऑक्सीकरण जहाँ भी होता है वही एनोड है, ठीक है। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, इसको याद रखना है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। तो यहाँ पर सोडियम के पास +1 है और यहाँ पर 0 है, 0, सोडियम पर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो +1 से 0 घटा तो यहाँ अपचयन, यहाँ क्या हो गया, अपचयन हुआ। और अगर न समझ में आए तो ऐसे भी आप जानते रहो, सोडियम प्लस बनाता है, क्लोरीन माइनस बनाता है, ठीक है। कैथोड जो होता है ये माइनस होता है और एनोड प्लस होता है, ठीक। तो अब आप बताइए, माइनस के पास इसका प्लस यानी सोडियम जाएगा और प्लस के पास इसका माइनस यानी क्लोरीन जाएगा। Cl माइनस माइनस होता है ना, तो प्लस पर जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन अगर करेंगे तब क्या होगा, जरा देखें। द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ देखें, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये कैथोड पर और ये एनोड पर। सिंपल सी बात, कैथोड मतलब क्या होता है, निगेटिव, एनोड मतलब, वैसे ऐसा ना याद करें, याद आप करिए कि ऑक्सीकरण जहाँ होगा वो है एनोड है, याद रखे रहना है। ऑक्सीकरण जहाँ होगा वो एनोड है, ऑक्सीकरण जहाँ होगा वो क्या है, एनोड, एनोड, ये एकदम परफेक्ट सही है। और अपचयन जो होगा, अपचयन जहाँ होगा, अपचयन जहाँ होगा वो है आपका कैथोड, वो क्या है, कैथोड, ठीक, वो कैथोड है। तो अब आप खुद ही दिमाग लगाइए कि एनोड है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ। अब आप खुद समझिए, यहाँ ऑक्सीजन पर -2 है और यहाँ 0 चार्ज, -2 से 0 बढ़ा, इसलिए ऑक्सीकरण। जब चार्ज बढ़े तो जान लीजिए ऑक्सीकरण हो रहा। और यहाँ एल्युमिनियम पर 3+ है और यहाँ 0 हो गया, घट गया, तो यहाँ अपचयन हुआ, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या अगर ऐसे न समझ में आया हो तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, कैथोड को बताए थे माइनस है ना। और ये माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, ये कहाँ जाएगा, एनोड प्लस के पास। एनोड पॉजिटिव याद रखे रहिए। वैसे ये पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि उधर आप जाएंगे ना गैल्वेनिक सेल में, डेनियल सेल में, तो वहाँ पर ना चेंज हो जाता है, इसीलिए सबसे बेस्ट होगा कि आप याद रखे रहें। एनोड वह होता है जहाँ ऑक्सीकरण हो और कैथोड वह होता है जहाँ अपचयन हो, ठीक। तो देखिए ये ब्रेक हुआ। और जल का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिक करंट से जल को तोड़ेंगे तो कैथोड पर देखिए ऐसे ही, अभी कैथोड है, यहाँ एनोड पर ऑक्सीजन। अब आप खुद ही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऐसे आप कहोगे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर -2 होता, हाइड्रोजन पर प्लस होता है। ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस के स्थान पर, यानी प्लस, हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ प्लस है। अब खुद सोचो कि हाइड्रोजन यहाँ जो बना है वो कैथोड पे निकलेगा कि एनोड पे, तो प्लस माइनस के पास जाएगा, तो कैथोड माइनस याद रखे रहो इसमें वैद्युत अपघटन के लिए। और माइनस जो है ये प्लस अर्थात एनोड के पास जाएगा। ये ना समझ में आए तो ज़्यादा बेस्ट है यही कि आप याद रखे रहिए इसमें कि ऑक्सीकरण जहाँ होगा, ध्यान दें, ऑक्सीकरण जहाँ होगा वही एनोड है। अब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन पर यहाँ खुद देखो -2 है और यहाँ कितना है, 0।
तो माइनस से जीरो हुआ, बताइए माइनस से जीरो बड़ा है छोटा, घटक बढ़ गया, और बढ़ गया तो ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण जहाँ होगा वही एनोड है, बताए थे अभी। ऑक्सीकरण जहाँ भी होगा वही क्या है, एनोड है, और अपचयन जहाँ होगा वह कैथोड है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर हो गया क्या, जीरो चार्ज। हाइड्रोजन पर +1 होता है, +1 से जीरो घटा, -2 से जीरो बढ़ा, तो यहाँ घटा का मतलब अपचयन, और जहाँ अपचयन होता है वो है कैथोड। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एक एक्सपेरिमेंट क्रियाकलाप दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको वीडियो को आराम से रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको इसको पढ़ने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा, एक वो है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये ज़रूरी है जानना, कौन ज़्यादा क्रियाशील कौन कम क्रियाशील। हाँ, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज है, मतलब इसमें कौन कम क्रियाशील कौन अधिक क्रियाशील ये जानना ज़रूरी है। अब जैसे ये जब पता रहेगा ना, तब आसानी से आप इसको कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उससे कम आपको देखने को मिलेगा पोटेशियम, फिर यहाँ उससे कम बेरियम, फिर उससे कम आपको देखने को मिलेगा स्ट्रांसियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, है ना, आयरन के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कोबाल्ट, फिर निकेल, है ना, फिर एशियन, टिन देखने को मिला होगा, है ना। टिन के बाद यहाँ आपको देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा जूम कर दें, नहीं दिख रहा होगा, देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, पहले तो लिथियम है, फिर पोटेशियम है, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, स्टैनम, प्लम्बम, हाइड्रोजन, फिर तब कॉपर। इसमें ये जानना है, जान रहे हैं क्या, इसका आपको ये ज़्यादा यहाँ समझ में आएगा इस तरीके से कि जब आप देखेंगे, ध्यान दें, जब आप देखेंगे जैसे कहीं दिया रहेगा जिंक प्लस HCl, ठीक है। अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि जिंक क्लोरीन को डिस्प्लेस कर लेगा कि नहीं, या कहीं दिया रहे कॉपर प्लस HCl, ठीक है, रिएक्शन होगा कि नहीं, यही जानना है। तो इसमें देखिए आप इसी को डिस्प्लेस करना है, हाइड्रोजन को करना है, इसको तो ये जोड़ेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, तो हाइड्रोजन कम क्रियाशील है कि कॉपर ज़्यादा क्रियाशील होगा हाइड्रोजन से, तभी कर पाएगा, ये जानना है। तो देखिए कॉपर तो कम क्रियाशील है यहाँ पर, यहाँ देखिए सीरीज में तो कॉपर कम क्रियाशील है, यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ कॉपर नीचे है, कम क्रियाशील है, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। आपसे अगर कोई कहे कि यहाँ पर क्या ये रिएक्शन होगा, तब आप बताएंगे कि नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कॉपर है HCl, तो यह रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अभी यही जिंक और HCl हो जाए तब ये रिएक्शन होगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक। ये क्यों नहीं होगा, क्यों ये हो जाएगा, यही आपको इसमें समझाना था। क्योंकि यहाँ देखें जिंक यहाँ है ना, जिंक आप देखिए, जिंक ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, जबकि कॉपर ठीक उसी के
नीचे है, आप देखें कम क्रियाशील, इसलिए वो रिएक्शन नहीं हुआ। समझ गए होंगे, तो वो जानना ज़रूरी था आपको। ठीक है, उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, अब आप देखें तो यही बात एकल विस्थापन में है। जब लोहे की, एग्जाम्पल समझें, जब लोहे की काटी दिया है ना, को कॉपर सल्फेट के जले विलयन में डाल दिया जाता है, तो उसकी कील भी कह सकते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जले विलयन में डाल दिया जाता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर यानी तांबा को विस्थापित कर देता है। अब जैसे ये लोहा कॉपर सल्फेट, तो यह भी क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ, क्योंकि यह भी ज़्यादा क्रियाशील है, ये वहीं से पता चलेगा। ठीक है, ये आपको वहीं से पता चल पाएगा, नहीं तो आप अगर सीरीज नहीं याद रहेगी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सीरीज पहले याद करना है ये विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने के लिए, तो फिर Cu अलग हो जाएगा और ये Fe SO4 को जोड़ लेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए एक Cu देखिए केवल एक ही बार विस्थापन हुआ, इसीलिए एक बार विस्थापन हुआ, इसीलिए इसको एकल विस्थापन कह रहे हैं। ठीक, एक बार, जब दो बार होगा तो द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है, और FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है, और इसके अतिरिक्त लोहे की सतह के ऊपर हल्के लाल भूरे रंग की कॉपर की परत भी उसके ऊपर जम जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर में आपको देखने को मिलेगा, लोहे की ये देखिए कील है, वही लोहे की कील है, और लोहे की कील पर हल्के लाल भूरे रंग का कॉपर की परत चढ़ गई है, यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेने पर ऐसा होगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है, इस तरीके से देख सकते हैं। और देखें एग्जाम्पल, जब कॉपर यानी तांबा की प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डालते हैं AgNO3, तब क्या होगा देखें, तब सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। सिल्वर Ag जो है, क्योंकि कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है Ag से, आप उसमें देखेंगे है ना, तो ये Ag को डिस्प्लेस कर देगा और ये NO3 को जोड़ लेगा, तो CuNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि Cu की दो संयोजकता NO3 पर एक ही माइनस है, तो इसलिए होल ट्वाइस हो जाएगा, तिरछा गुणा, Ag अलग। इससे ये सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। ये तो अभी क्रियाशील वाला बताया गया, ये क्रियाकलाप आप इसको अच्छे से वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक, ये आप इसको देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, जिंक और कॉपर में। देखिए जिंक ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर देगा और सल्फेट को ग्रहण करके जिंक सल्फेट बना लेगा, तो ये रिएक्शन हो सकता है। ठीक, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर उदाहरण बी, कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिकों से विस्थापन। जैसे यहाँ का ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन है, इसकी क्रिया हमने करवाया। सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड का और ब्रोमीन बनते हैं। विलयन में ब्रोमीन उत्पन्न हो जाने के कारण विलयन का रंग भूरा हो जाएगा, ब्राउन कलर का। अब जैसे देखिए होता क्या है कि ये जहाँ ब्रोमीन आप देख रहे हैं, ब्रोमीन को ये क्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील है, तो ब्रोमीन को हटा देगा और खुद जाकर सोडियम से क्रिया कर लेगा, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए एकल विस्थापन का ये एग्जाम्पल है। तो NaCl बन जाएगा और ब्रोमीन अलग भूरे रंग का। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड का भी एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पर देखने को मिलेगा पोटेशियम आयोडाइड। देखिए यहाँ ये पोटेशियम आयोडाइड जो है Ki, पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन से क्रिया करेगा तो आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा तो पोटेशियम क्लोराइड हो गया और आयोडीन अलग। अब देखिए विलयन में आयोडीन उत्पन्न होने के कारण विलयन का रंग बैगनी हो गया, ये आयोडीन विलयन में बैगनी रंग उत्पन्न किया, ब्रोमीन भूरा रंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और
उदाहरण सी, क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों के हाइड्रोजन का विस्थापन। ये तो अभी आप देखें यहाँ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, तो ये भी अभी एकल विस्थापन का उदाहरण है। ऐसे क्रियाकलाप यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अधिक क्रियाशील HCl, H3PO4, CH3, COOH, इसमें जिंक धातु विभिन्न अम्लों के साथ अपक्रिय करवाएंगे तो सभी में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन कॉपर अगर आप डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। जिंक जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करवाएगा, जिंक हाइड्रोजन गैस, वही रिएक्शन है सब। देखें यहाँ एसिटिक एसिड के साथ भी आपको देखने को मिल रहा है, जिंक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा और जिंक एसीटेट यहाँ बनेगा। और यहाँ जो आप अभी देख रहे हैं वही जिंक क्लोरीन से जिंक क्लोराइड बन जाएगा, जिंक फास्फेट सक्रिय कर जिंक फास्फेट बन जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखें यहाँ तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी एक्सचेंज या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी एक दूसरे का अदला बदली, दो साल्ट इसमें आपस में क्रिया करेंगे। ध्यान दें, जैसे एग्जाम्पल देखें समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिएगा यहाँ NaCl है और AgNO3, तो Na इसके NO3 से देखिए Na क्रिया कर रहा है या NaCl किससे क्रिया कर रहा है, AgNO सिल्वर नाइट्रेट से। तो होगा क्या, ये अलग हो जाएगी, इस पर पॉजिटिव यहाँ निगेटिव और ये भी यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। अब इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, तो Na क्रिया कर लिया NO3 से, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक। और यहाँ सिल्वर क्लोराइड बन गया, वही है दो बार देखिए हो गया विस्थापन ना, इसलिए सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाया, इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से क्रिया कर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और ये अवक्षेप, इन्हीं को अवक्षेप अभिक्रिया भी कह देते हैं। इन्हीं को क्या कहेंगे, अवक्षेप उत्पन्न कर रहा है ना, इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, इनको याद रहे। ऐसे ही कॉपर सल्फेट और H2S देखें, यहाँ भी अवक्षेप बनेगा। एरो देखिए नीचे की तरफ दिखाया गया, CuS, ये Cu इसके सल्फर से क्रिया कर लेगा और H2SO4 बन जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करके लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनाया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। इस तरीके से यह अभिक्रियाएँ हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में देखें वही एग्जाम्पल है, एकदम सेम टू सेम देख लीजिए। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन में पृथक हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें अगर अवक्षेप बन जाता है तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे सिल्वर देखिए, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड क्रिया में ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बना, इसलिए ये क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। वही है, उसी को याद रखना है, सिंपल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जरा देखें क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये लास्ट है, इसके बाद और भी अभिक्रियाएँ हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, भस्म मतलब कोई क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जब अम्ल क्षार से क्रिया करके अम्ल ध्यान दें, क्षार से क्रिया करके क्या बना ले, लवण और जल, लवण बन जाए और जल बन जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर अम्ल ले लेते हैं, ये तो क्षार लिख रहे थे, अम्ल ले लेते हैं जैसे HCl प्लस NaOH,
ठीक, NaOH ये आपस में क्रिया करके देखें क्या बनाएंगे, NaCl बना लेगा और ये HOH मतलब H2O, तो NaCl और H2O बनेगा तो लवण NaCl हो जाएगा और H2O जल हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया यहाँ एग्जाम्पल दिया है HCl NaOH NaCl और H2O। तो यानी आप ये कहेंगे जब अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उद्वासीनीकरण की अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल और क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा और जल बनेगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उद्वासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो हम लोग ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, और इसके अलावा जितने और शेष बच रहे हैं जैसे ऑक्सीकारक अपचायक ये सब, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। धन्यवाद।